कि उनकी 3 पीढ़ियां राजनीति में चली गई। दादी उनकी बम विस्फोट से मरी, पिताजी उनके बम विस्फोट से मरे। 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल पूरी शासन सत्ता सब कुछ उनके हाथ में रही। उन्होंने अपने पिताजी के कातिल को भी माफ कर दिया। इतना बड़ा दिल किसी साधु संन्यासी, मैं तो उनको साधु मानता हूँ। हम अपने करें, गूगल पे डालिए दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, आ जाएगा। मुझे कुछ कहने नहीं है, तो मैं इस बात का बिल्कुल खंडन। किसी फाइल पे साइन होना होता था तो फाइल बताते थे कि पहले सोनिया गांधी के पास जाती थी और वहां से जब वो अप्रूव हो जाती थी तब उस पर मनमोहन सिंह साइन करते। ये हमारी पार्टी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ना चुनावी बूथ का ज्ञान है, ना पोलिंग स्टेशन का ज्ञान है। मेरे बड़े नेता कांग्रेस के सुन रहे हो तो ये हकीकत है कि कार्यकर्ता इस समय बहुत हताश है और कम से कम 30% सांसद इनके ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, इसमें कोई कहने में। हाँ, जिसके अगल बगल में इतने प्रोटोकॉल वाले अधिकारी रहे होंगे, नहीं तो क्या देश का प्रधानमंत्री बात नहीं कर सकता? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर क्या दिखाना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आंजनेय आशीष और आज हमारे इस कार्यक्रम सम्मुख में हमारे साथ हैं सीतापुर कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष, महमूदाबाद क्षेत्र के एक प्रमुख व्यवसायी, समाजसेवी श्री दीपक वर्मा जी। दीपक जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सम्मुख में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी माताजी ने जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ 2022 का, उसमें कांग्रेस के टिकट पर महमूदाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ा था और आपने उनके प्रतिनिधि के रूप में भी उनको चुनाव लड़वाने का काम किया। हालांकि वो चुनाव जीत नहीं सकी। दीपक जी, आज आपकी ही पार्टी के एक जो प्रमुखतम चेहरे हैं, सबसे प्रमुख चेहरा जो है राहुल गांधी जी, आज उनका जन्मदिन है जी। 1970 में उनका जन्म हुआ था, आज ही के दिन जी। कितने साल के हो गए राहुल गांधी आज? ये 19 जून 1970 का उनका जन्म हुआ था, आज वो 53 साल के हो गए हैं जी। सबसे पहले मैं अपने पूरे महमूदाबाद के युवा साथियों की तरफ से उनको बधाई और शुभकामनाएं संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूं। और उससे पहले महमूदाबाद के सभी सम्मानित नागरिकों को, अपने छोटे भाइयों को, अपने समकक्ष, अपने पूजनीय आदरणीय सबको नमस्कार। दीपक जी, एक मैं बात ये इसी बात में जो आप बता रहे हैं कि उनकी उम्र लगभग 53 साल के हो गए। इन 53 सालों में अपना राजनीतिक करियर अगर उनका खुद का देखा जाए तो राहुल गांधी का राजनीतिक करियर मुझे लगता है कि 20 से 22 साल जी का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। जी जी, पहला चुनाव अमेठी से ही वो 1999 में लड़े थे। हाँ जी, 20 से 22 साल का जो उनका ये राजनीतिक करियर रहा, तो जब उन्होंने राजनीति में एक तरीके से सक्रिय राजनीति में जब उन्होंने प्रवेश किया तो युवाओं में खासा क्रेज था उनको लेकर के कि एक इंदिरा गांधी की फैमिली से, पंडित जवाहरलाल नेहरू की फैमिली से, राजीव गांधी का लड़का है, यंग एज का है और वो सक्रिय राजनीति में आ गया है और शायद वो देश का प्रधानमंत्री बने जी। और जब वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो शायद देश में एक बड़ा बदलाव आएगा कि युवा प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन वो सपना कहीं ना कहीं सपना ही रह गया। इन सवालों की कड़ी में मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि राहुल गांधी का नाम सुनते ही बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमने लगती हैं। कोई उन्हें पप्पू कहता है, कोई उन्हें किसी और उपनाम से बुलाता है, तो उनके खिलाफ बहुत दुष्प्रचार किया गया। हालांकि राहुल गांधी इस तरीके के व्यक्ति हैं नहीं। जो भी उनसे मिला है वो उनसे मिलने के बाद शायद आप भी मिले हों उनसे, तो जो भी उनसे मिला है वो समझ सकता है कि वो राहुल गांधी क्या चीज़ है जी। जो दुष्प्रचार किया गया राहुल गांधी के बारे में, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुष्प्रचार जो किया गया इसका बहुत बड़ा योगदान मीडिया का रहा। आम जनता ने कभी उनको पप्पू नहीं कहा, आम जनता ने कभी उनकी खिलाफत नहीं की। वोट न देना या चुनाव में विपक्ष की भूमिका निभाना वो जनता का फैसला हो सकता है। और जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री बनने का सपना सपना ही रह गया, दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। 2024 को चुनाव आने दीजिए, हमारे सम्मानित नेता और इस देश की जनता ठीक निश्चित रूप से इतना बहुमत उनको देगी कि वो फैसला लेंगे कि वो प्रधानमंत्री बने या ना बने। दूसरी चीज़, जैसे आपने कहा कि दुष्प्रचार होता है, ठीक, तो वर्तमान समय नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ क्योंकि जैसे होता क्या है, आप इंटरनेट
खोलिए, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यहाँ तक कि आप इंस्टाग्राम है, यूट्यूब पर भी तमाम उस तरीके के थंबनेल बना करके और तमाम उस तरीके की क्लिपें चला करके कि उसमें पर्टिकुलर इतने से इतने सेकंड का उन्होंने कट कर लिया एक क्लिप से, और उसके बाद में उसको उसके लिए दुष्प्रचार के लिए कि बताइए राहुल गांधी को इस चीज़ की जानकारी ही नहीं है। जी बिल्कुल। राहुल गांधी को भारत के इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। जी बिल्कुल। राहुल गांधी को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं। इस तरीके से मतलब छोटी छोटी क्लिपें बना करके एक प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ चलाया गया कि किस तरीके से उनका नाम खराब हो। बहुत छोटी बात कहना चाहूँगा। देखिए, वर्तमान समय पिछले 4-5 सालों में सोशल मीडिया का हमारे आम जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। हम सुबह उठते हैं तो हमें देश विदेश, इवन जर्मनी में अगर कोई अद्भुत घटना घटी है वो भी हम महमूदाबाद में रह के देख सकते हैं। बिल्कुल। अब बयान को काटने छाटने का, देखिए इसमें मैं सीधे सीधे राजनीतिक पार्टी जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी, उसका जो मीडिया सेल है या आईटी सेल कहें, जिसके बूते पर वो 2014 से लेकर 2019 का चुनाव दोबारा जीती है और 2024 के वो ख्वाब देख रही है कि बीजेपी आईटी सेल के माध्यम से हम चुनाव जीतेंगे। वो छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ। मैं भगवान शिव का बहुत भक्त हूँ, महादेव का बहुत भक्त हूँ। मेरा केदारनाथ जाने का सपना है, मगर पिछले 3-4 दिनों में बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, जन्मदिन के मौके मुझे नहीं है वो कहना चाहिए, मगर सोशल मीडिया कैसे भूमिका बनाता है। एक खबर आ रही है 3-4 दिन से कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह से इतने किलो सोना गायब हो गया। उसका केदारनाथ मंदिर के समिति की तरफ से खंडन दिया गया। ठीक, अब उसको बयान बदला जा रहा, मतलब उसमें भी देखिए कड़ी कि एक हमारे नेता का बयान आया था कि आलू इधर से आलू डालिए, उधर से सोना निकालिए। अब हम लोग भी है, हमारी आईटी सेल भी ये काम करेगी कि इधर से सोना डालिए, उधर से पीतल निकालिए। ठीक, अब है क्या, ये आम जनता जो हम हैं, आप हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं या मध्यम वर्गीय भारत में जो लोग हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि ये हमारे आम जीवन पे कितना प्रभाव डाला है इस सोशल मीडिया ने, इस दुष्प्रचार ने, इस मीडिया ने या कहीं अनकही बातों ने। देखिए, उनकी 3 पीढ़ियां राजनीति में चली गई। दादी उनकी बम विस्फोट से मरी, पिताजी उनके बम विस्फोट से मरे। 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल पूरी शासन सत्ता सब कुछ उनके हाथ में रही। उन्होंने अपने पिताजी के कातिल को भी माफ़ कर दिया। इतना बड़ा दिल किसी साधु संन्यासी, मैं तो उनको साधु मानता हूँ, हम अपने नेता को। यह हकीकत है कि मेरे दिल में उनके लिए मैं किन शब्दों के माध्यम से वो करूँ ना, राहुल गांधी जी मेरे बहुत बड़े नेता हैं, मैं सम्मान करता हूँ। मीडिया ने क्या कहा मैं नहीं जानता। मीडिया ने तो अब गूगल की बात कर लेते हैं। अगर आप साक्ष्य प्रमाण लेना चाहते हैं, जो मित्र मेरे देख रहे हैं इसको नोट करें, गूगल पे डालिए दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, आ जाएगा। मुझे कुछ कहने नहीं है, तो मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करता हूँ। हाँ, ये है कि जो इमेज उनकी बनाई गई, लोग जानते हैं कि क्या थी। वो क्षणिक मात्र का एक बीजेपी आईटी सेल का एक खिलौना था। मेरा दूसरा सवाल दीपक जी ये है कि कांग्रेस का नाम आते ही, ये भी एक दुष्प्रचार का ही हिस्सा है, कांग्रेस का नाम आते ही एक बात सामने निकल करके आती है, वंशवाद। कहा जाता है कि भारत की राजनीति में जो वंशवाद की जो एक तरीके से बीज बोने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसके साथ साथ कांग्रेस में अधिनायकवाद का भी बड़ा जोर रहता है। वो नेहरू के ज़माने से चला आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि प्राइम मिनिस्टर तो भले ही कोई हो, लेकिन चलती वहाँ सिर्फ एक फैमिली की है। राहुल गांधी की चलती है वहाँ, सोनिया गांधी जी की चलती है, वो सिर्फ नाम के हैं। इसको लेकर के क्या कहना होगा आपका? मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहूँगा, मैं अपने प्रदेश से थोड़ा सा बाहर जाना चाहूँगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं कमलनाथ जी, छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम हैं भूपेश बघेल जी, कर्नाटक का भी नया चुनाव है, मैया जी वो हुए हैं। ये किसी भी वंशवाद के, मतलब कोई भी इनके परिवार से कोई राजनीति में कभी नहीं रहा। लोगों ने मेहनत की, लोग अपने भाग्य से, अपने मेहनत से वहाँ तक पहुँचे। और अगर वंशवाद का जीता जागता उदाहरण होता तो 2004 में मनमोहन सिंह जी, ठीक, कहीं से भी ना उनके आगे गांधी लगा है ना पीछे गांधी लगा है। नहीं, इसी चीज को लेकर के कि उनको वंशवाद तो मतलब है ही, उसके साथ साथ में ये भी कि आपने प्राइम मिनिस्टर तो बना दिया, आपने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। आपने कहा कि
मुझे इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया, उसमें विरोध भी हुआ, उसको लेकर के भारी विरोध का उनको सामना करना पड़ा, उसके चलते वो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। तो ये भी इसमें जुड़ करके आता है कि प्रधानमंत्री तो आपने उनको बना दिया, उनको आपने पद दे दिया, लेकिन उनको आपने अधिकार नहीं दिए। कोई किसी फाइल पे साइन होना होता था तो वो फाइल बताते थे कि पहले सोनिया गांधी के पास जाती थी और वहां से जब वो अप्रूव हो जाती थी तब उस पर मनमोहन सिंह साइन करते थे। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। कभी भी आज तक प्रधानमंत्री सम्मानित माननीय मनमोहन सिंह का कोई बयान ऐसा नहीं आया होगा जो उन्होंने ये कहते हो कि हमारी फाइलें पहले किसी दूसरे कार्यालय जाती हैं। कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं है। दूसरी चीज़, वर्तमान समय में मैं बता दूं, इस समय हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। अभी उनका 15 दिन पहले एक वीडियो आया है कि पहले तो फाइलें मेरे तक आ जाती थी, अब कहाँ फाइलें जाती मैं नहीं जानती। तो इस प्रकार से हमारे नेता के प्रति जो ये मनगढ़ंत कहानियाँ बनी, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। उसके एक मर्यादित प्रधानमंत्री पद की एक मर्यादित गरिमा है, उसको बनाए रखते हुए हाँ पार्टी के कुछ अगर काम है पार्टी संबंधित तो स्वाभाविक है उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहे होंगे या राष्ट्रीय महासचिव जो प्रोटोकॉल रहा होगा वो फॉलो हुआ होगा, मगर प्रधानमंत्री पद की गरिमा हमेशा मनमोहन सिंह जी ने बनाए रखी, हमारी अध्यक्षा महोदय ने भी बनाए रखी। दीपक जी, कांग्रेस पार्टी में जो नेता हैं उनके बयान हमेशा विवाद खड़ा करते हैं और ये नया नहीं है, ये अभी भी हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता हैं, उनका कुछ बयान आता है और वो बयान इस तरीके से आ जाता है कि उसको पब्लिक जो है वो उस आड़े हाथों ले लेती है कि भाई आपको इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि पार्टी को नुकसान होता है और ये पार्टी को मालूम है कि इस तरीके की बयानबाजी से, अनर्गल बयानबाजी करने से पार्टी को नुकसान हो रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद पार्टी जान नहीं कि हमें नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद पार्टी उन नेताओं पर किसी भी तरीके से कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं दिखती। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, एक्शन भी लेती है पार्टी के जिम्मेदार लोग, उसको नुकसान को समझते भी हैं, मगर अब कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते हैं पार्टी में रहते हुए भी। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ भी विभीषण नहीं है, हमारे यहाँ भी विभीषण है, मगर हम लोग भी अपनी बात कहना चाहते हैं। तो पार्टी को इसके लिए जो जिम्मेदार ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो फैसला लेते हैं और जो फैसला लेते हैं वो पार्टी हित में ही लेते हैं। हाँ, बयानबाजी से नुकसान होता है और भविष्य में भी अगर इस पर लगाम नहीं लगाएगी तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इसमें नुकसान होगा, क्योंकि लोगों की भावनाएं हाथ होती हैं। ठीक, निश्चित रूप से कि ये पार्टी, मैं इसमें आप बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाऊंगा कि हाँ, बयान से बहुत बड़ा डैमेज होता है, जो डैमेज कंट्रोल हमारी पार्टी समय रहते नहीं कर पाती। दीपक जी, आप तो कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं। कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को उस तरीके से तवज्जो नहीं देती है जिस तरीके से पार्टी को देना चाहिए। आप तो जिला उपाध्यक्ष हैं, इस बात में कितनी सच्चाई? जी, मैं बिल्कुल इस बात को सहमत हूँ। उसका एक मेन रीज़न है, 1991 के बाद 2023 तक पार्टी यूपी से बाहर रही है। कहने को कोई कुछ कहे, पार्टी कार्यकर्ता जो मूल कांग्रेसी है, वास्तविकता यह है कि आज उसी के घर में झंडा भी मिलेगा और संभवतः हमारे नेता के कोई फोटो भी मिले। और देखिए, कार्यकर्ता अपना सम्मान बचाता है, कार्यकर्ता का अपना सम्मान होता है। वो जब किसी पार्टी के लिए काम करता है तो वो सोचता है कि कहीं ना कहीं से हमको हमारा सम्मान बचा रहे। जब हम 30 साल 35 साल हो जाते हैं सत्ता पद से बाहर, तो कार्यकर्ता थोड़ा सा हताश हो जाता है। और दूसरी हताशा का मेन रीज़न है, हमारी पार्टी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ना चुनावी बूथ का ज्ञान है, ना पोलिंग स्टेशन का ज्ञान है। हाँ, बाहर से एक लिस्ट आई, ये बहुत विवादित बयान हो जाएगा मेरा, बाहर से लिस्ट आई, बड़े नेताओं के अनुकंपा से वो जिलाध्यक्ष बन गए, बड़े नेता के अनुकंपा से पार्टी के विभिन्न पदों पे वो बैठे हैं, मगर काम उनको नहीं करना है। इसलिए कार्यकर्ता आज भी हताश है। और हम तो अपने नेता की तरफ देख रहे हैं, 2024 में हमारी प्रभारी माननीय प्रियंका जी हैं, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। अगर नहीं परिवर्तन होता है तो शायद मुझे लगता है कि जहाँ 35 साल दूर है वहाँ 40 साल दूर रहेगी। मगर अगर मेरे बड़े नेता कांग्रेस के सुन रहे हों तो ये हकीकत है कि कार्यकर्ता इस समय बहुत हताश है और ऊपर नेतृत्व परिवर्तन की तरफ देख रहा है। दीपक जी, राकेश राठौर जी, पूर्व भाजपा विधायक, जी, भाजपा से उनका मोह भंग हुआ, जी, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में आए। जी, समाजवादी पार्टी से उन्होंने नगर पालिका में जी, कोशिश की कि सीतापुर से समाजवादी पार्टी उनको नगर पालिका में टिकट दे, वो न मिला और उसके चलते
उन नाराज थे ही वो, और उस नाराजगी के चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। ऐसा बताया जा रहा है कि राकेश राठौर को कांग्रेस पार्टी सीतापुर से लोकसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। जी, इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? देखिए, हमारे पार्टी में आए हैं, हमारे सम्मानित नेता हैं, मुझसे बहुत सीनियर है, एक बार विधायक रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, ठीक, उन्होंने उस समय भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था जब वो शासन सत्ता में पार्टी की तरफ से विधायक थे, और जायज़ बात कही थी उन्होंने। लॉकडाउन के दौरान की जो उनकी ऑडियो क्लिप आई थी, मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ और उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ। अगर पार्टी उनको मौका देती है तो निश्चित रूप से पार्टी को ये इसमें बहुत बड़ा बल मिलेगा। हाँ, रही बात समाजवादी पार्टी ने हमेशा से अपने कार्यकर्ताओं का शोषण किया है, ठीक, वो चाहे प्रदेश का हो, जिले का हो, कुछ भी हो। हाँ, हमारी पार्टी में है तो मुझे लगता है कि उनका सम्मान भी रहेगा, और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो हम पूरे दमखम के साथ उनको चुनाव लड़ाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम उसी विचारधारा से प्रेरित हैं, हमारी विचारधारा उनसे मिलती है। राकेश राठौर जी का सम्मान है, स्वागत है। दीपक जी, इसी को जोड़ते हुए लोकसभा चुनाव पर थी बात, तो मैं इसी में जोड़ रहा हूँ कि क्या इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है? देखिए, ये हमारे स्तर से बहुत ऊपर की बात है, इसका फैसला हमारे नेता करेंगे। आप पार्टी के तमाम बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं, पार्टी की बैठकों में जाते हैं, कहीं से आपको ऐसा हुआ, आपको ऐसा आभास हुआ कि ऐसे संकेत मिले? जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, और 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ने के लिए हम लोग काम करेंगे। सीतापुर में जो लोकसभा का चुनाव है वो कहीं ना कहीं इस कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए, अभी ये बोलना बहुत बड़ी बात होगी, अभी चुनाव के लिए पर्याप्त समय है। हाँ, मैं इतना निश्चित कह सकता हूँ कि सीतापुर में 2024 का चुनाव अप्रत्याशित होगा, नए चेहरे होंगे और जीतेंगे भी नए चेहरे। कभी जो पार्टी के बहुत अभिन्न अंग हुआ करते थे, राहुल गांधी के वो परम मित्रों में से हुआ करते थे, अभिन्न मित्र जी, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलते थे, पार्टी को 2 बार सत्ता में लेकर के आए, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जी, उसमें कुछ खास भी हैं, उनका नाम आप जान रहे होंगे जी। बिल्कुल। आखिर क्या ऐसे कारण रहे कि वो इतने पुराने मित्र के साथ छोड़ करके वो जो ठीक पार्टी के विचारधारा के विपरीत वाली विचारधारा वाली पार्टी है उसके साथ जुड़ जा रहे हैं? ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पे मित्र शब्द तो उचित ही नहीं। मित्र कभी अपने मित्र का बुरे वक्त में या बुरे समय में साथ नहीं छोड़ता है, तो मित्र तो कभी थे ही नहीं। वो स्वार्थवश राजनीति का उपयोग कर रहे थे, और जिनका नाम लेना चाह रहे हैं आप या नहीं ले पा रहे तो मैं बता दूं, 2 नाम ऐसे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हमारे नेता के समकक्ष थे, और भविष्य भी उनका फिर हमारे नेता के साथ ही है। मैं आज लिख के दे रहा हूँ कि 2024 के बाद निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं हमारे ही झंडे के नीचे फिर आएंगे। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, इधर से आप भ्रष्टाचारी डालिए, उधर से सुंदर सुयोजित और सुशील प्रकार का ईमानदार। ऐसा बताया जाता है कि भाजपा में शुद्धिकरण का महायज्ञ चल रहा है। बिल्कुल। आप किसी पार्टी से हो, कितना भी भ्रष्ट हो, आप उस यज्ञ में जाइए और 2-4 आहुति डालिए, और उसके बाद आप पूरी तरीके से 1-2 नहीं, ये भगवान श्री राम की राजनीति के नाम पे राजनीति करते हैं। मैं बहुत बड़े नाम लेना चाहूँगा आपके उसे, श्री अग्रवाल जी, नरेश अग्रवाल जी, उन्होंने भरी संसद में कहा था, रम में बसे राम जिन में माता जानकी। उनको तो उनका बेटा आज कैबिनेट मिनिस्टर है, वो खुद राज्यसभा सांसद हैं। तो जिस नाम को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना की, जिस नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जा रही है, जिस नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों से चंदा ले रही है, जब ये उस नाम की नहीं हुई तो ये लोगों की कहाँ होगी? और आज वर्तमान समय में यह रिकॉर्ड देख लीजिए, कम से कम 30% सांसद इनके ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, इसमें कोई कहने में। हाँ, पब्लिक भी अब जान चुकी है, पब्लिक जाग रही है। पब्लिक के आंखों पर एक धर्म का जो वो पर्दा चढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल, महंगाई, अशिक्षा, बेरोजगारी, ठीक, 9 सालों में, अगले 10 सालों में वो जान चुकी है, और कहीं ना कहीं वो निर्णय लेने में अब सक्षम है। दीपक जी, आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं, आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में, कांग्रेस के कैडर को मजबूत करने में अपनी भूमिका किस तरीके से देखते हैं कि आप
ने कांग्रेस पार्टी को कितना मजबूत किया और अभी कितना काम बाकी है। इस अगर सीतापुर ज़िले की बात की जाए, जहां एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व तो बिल्कुल जीरो है, वहां पर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? नए नए कार्यकर्ता बना रहे हैं, लोगों के जो कार्यकर्ता पुराने हैं उन कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भरने का काम कर ही रहे होंगे, तो आप अपनी भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यहाँ पे थोड़ी शिकायत मुझे अपने प्रदेश नेतृत्व से है। मैं पहले अपनी बात बता दूं कि मैं 28 नवंबर 2010 में सबसे पहले अपने नेता से मिला था, राहुल गांधी जी से, 10 जनपद में। तब केंद्र में केंद्र की सरकार थी। उसके बाद 2019 के उपचुनाव के पहले मुलाकात हुई। मैंने अपनी बात की 22 में भी चुनाव पहले अपने जो भी बातें थी संगठन को लेकर उनको कहा, और समय समय पर हम संगठन को बताते रहते हैं कि ये चीज़ें अपने हितकर हैं। मगर फिर मैं कहता हूं कि अभी भी हमारे पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे दलों से आ गए हैं, ठीक, उनको पार्टी शायद अभी किसी मोहवश उनको नई जिम्मेदारी दे रही है, मगर वो हमारी पार्टी के लिए नुकसानदायक है। हाँ, रही बात अपनी महमूदाबाद की, मैं पूरे गर्व के साथ, पूरे घमंड के साथ, पूरे विवेक के साथ एक कहना चाहूँगा, चीनी मिल से लेकर पॉलिटेक्निक, सरकारी अस्पताल से लेकर बस अड्डा, सैटेलाइट से लेकर सूत मिल, लखनऊ रोड से लेकर सिधौली बिस्वा रोड तक, तहसील को लाने वाले, तहसील पहले सिधौली थी, पावर हाउस पहले सिधौली में था, उसको लाने वाले हमारे कांग्रेसी नेता ही थे, कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन अब तो वो भाजपा के हैं। कोई बात नहीं, ये उनका विवेक है, उनका जमीर है, बहुत सम्मानित नेता है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हाँ, आज भी मैं उनका सम्मान करता हूँ। महमूदाबाद की पब्लिक को उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक। अगर शिक्षा के जगत में महमूदाबाद का नाम है तो आपको तो उनका नाम लेना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल, मैं उनको नाम लेने बिल्कुल नहीं। सम्मानित डॉक्टर मालवीय साहब हैं, ठीक, और उनको भाजपा अपने तरीके से उनको सम्मान दे रही है। उनके बेटे के माध्यम से उसने विधायक बना लिया, ठीक, बहुत बड़ी बात है। लोगों की परिस्थितियों बस विधायक जो भी हैं उनकी सेवाएं लोगों को मिल रही हैं। अब ये है कि हमारे नेता नहीं हैं, वो हमारी नेता हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी में होते सम्मान उतना ही है, सम्मान बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सम्मान उतना ही है, मगर ये है कि हमारी पार्टी के नेता नहीं, इसलिए हमारी विचारधारा नहीं मिलती है। अच्छा, पिछले 10 सालों में क्या काम आपको लगता है कि महमूदाबाद में हुए? पिछले 10 सालों का खाका अगर आप भू माफिया जरूरत से ज़्यादा सक्रिय है, भ्रष्टाचार जरूरत से ज़्यादा है, ठीक। और रही बात 10 सालों में, मैं 2014 का बता दूं, दो काम जो मुझे बहुत बड़े लगे हैं, शायद अब पता नहीं ये प्रदेश नेतृत्व करा रहा है या केंद्र का नेतृत्व करा रहा है। एक तो रोड महमूदाबाद से पैंतेपुर वाली, पैंतेपुर लोगों को घी के दीपक जलाने चाहिए कि आज़ादी के बाद इतनी चौड़ी सड़क मिल रही है। अब ये फैसला क्षेत्रीय नेता और ज़िले के नेता करें कि वो उसका फीता कौन काटेंगे। दूसरी चीज़ जो है भूमाफिया, हाँ, पहले हमारे महमूदाबाद के बीच में जो खाई थी धर्म की लेकर, वो नहीं थी। वर्तमान समय में ये 10 सालों में भाजपा ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। छोटे छोटे इलेक्शनों में लेकर हिंदू मुस्लिम, छोटी छोटी जगह को लेकर हिंदू मुस्लिम, ये काम बहुत अब वो है। और ये मुझे लगता है कि अगर ये इस काम को नहीं बंद किया गया तो यहाँ से लेकर जिला, प्रदेश, राष्ट्र प्रभावित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उनकी आपको क्या लगता है, एक कांग्रेस के आप कार्यकर्ता हैं, आप कांग्रेसी नेता हैं, आपको अगर ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री की कोई एक खूबी आप बताएं, तो आपको क्या लगता है वो कौन सी खूबी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर है, वास्तव में उसका सम्मान होना चाहिए? अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे होते तो शायद बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है उनकी। वो अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचते हैं, राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर। शायद मुझे नहीं लगता, विपक्ष में होते हुए मैं यही कहूँगा कि सबसे अच्छी खूबी उनकी यही है कि वो बेचना बहुत अच्छा, वो मतलब अपनी बातों को दूसरों के प्रति कैसे प्रभावित करते हैं, इसको चाहे आप अच्छाई में लीजिए चाहे इसको बुराई में लीजिए, वो प्रभावित बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। ट्रेन दुर्घटना में वो जाते हैं, ट्रेन दुर्घटना में पता नहीं किससे बात कर रहे थे, वो इंटरनेट पे देखा मैंने, मोबाइल लगा के वो बात कर रहे थे। देश का प्रधानमंत्री जिसके अगल बगल में इतने प्रोटोकॉल वाले अधिकारी रहे होंगे, नहीं तो क्या देश का प्रधानमंत्री बात नहीं कर सकता? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर क्या दिखाना चाह रहे हैं पब्लिक, वो नहीं, ये जरूरी नहीं है कि वो दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो घटना स्थल पर स्वाभाविक है कि जब वहाँ घटना हुई तो वहाँ तमाम मीडिया चैनल्स के लोग वहाँ उपस्थित हैं। आपके रेल मंत्री आपके साथ, प्रदेश के सीनियर पुलिस अफसर आपके साथ, मेडिकल अफसर आपके साथ, आप किससे बात कर रहे थे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ,
प्रधानमंत्री हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि फोन पे बात नहीं कर सकता है। ये पहली बार है कि मीडिया वहाँ उपस्थित थी, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी, वहां पर मीडिया थी और इत्तेफाक ये था कि उसमें भी 2 बार आपने कपड़े बदल लिए 6 घंटे के दौरान। अब बताइए, ये खूबी तो है। हम आप साधारण काम करते हैं, सुबह जो कपड़े पहन के निकलते हैं वही शाम तक, हम ठीक है भाई, हम उस पद पे नहीं हैं, मगर उसमें भी आप 282 मिनट तो ऑन रिकॉर्ड हुई। लेकिन ये तो आप नहीं कह सकते ना, अगर उन्होंने कपड़े बदले हैं गलत है, लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री मानते हैं गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर ऐसी जगहों पर आपको कपड़े बदलने की जरूरत ही क्या है? अगर देश का प्रधानमंत्री बात कर रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं। क्यों इसलिए गलत नहीं है? क्योंकि भाई मीडिया वहां पर है और हो सकता है प्रधानमंत्री किसी और से बात कर रहे हैं। मैं बस यही तो मैं ये नहीं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं एज ए रिपोर्टर बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ इस बात का खंडन ये कर रहा हूं, मगर सस्पेंस वो कटप्पा वाला यही है आज तक कि रेल मंत्री आपके साथ, मेडिकल का कोई जरूरी तो नहीं है कि प्रधानमंत्री किसी और से भी तो बात कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि वो अपने मित्रों से बात कर रहे हैं, उद्योगपति मित्रों से, कि हाँ भाई ये वाली रेल पटरी है, इसको बेच रहे हैं, अब अगली बार आप चलाइए, ठीक, ये बात हो सकती है। लेकिन दुर्घटना पर इस तरीके का मेरे हिसाब से मैंने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, मैं तो उस चीज को और ये आम जनता के मन में है उत्सुकता। उस वीडियो को देखें आप किससे बात कर रहे थे भाई? कौन सा प्रोटोकॉल है आपका कि आप मैं यही तो जानना चाहता हूँ। जैसे मैं जिम्मेदार पद पे हूँ, मेरे साथ के सब जिम्मेदार पद के, तो मैं किससे बात कर रहा हूँ? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न था। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल उस क्लिप को उठा के उसके पीछे राष्ट्रवाद का गाना फीड करती है, उसको वायरल करती है, उसको प्रचारित करती है कि देखिए हम ये कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, आप जिम्मेदार हैं, 282 मौतों के आप जिम्मेदार हैं। आप तो कह रहे थे एक राष्ट्रीय कवच बनाया गया है कि जो ट्रेन इंजन रुकने से पहले हो जाएगा। सिर्फ 68 ट्रेनों में देश भर में इतनी ट्रेनें चलती हैं आपके 10 साल के कार्यकाल में। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मानवीय दुर्घटना हो गई, दैवीय आपदा हो गई, ठीक, आपकी बात हम इस पर कहते हैं कि देश के जिम्मेदार पद पे हैं, वो किसी दूसरे से बात कर रहे हो, फिर उसको इतना प्रचारित करने की क्या जरूरत? आप वहां जो काम करने गए थे वो करिए। आप उसको आप दिखा रहे हो, उसको वायरल करवा रहे हो अपने बीजेपी आईटी सेल से, बीजेपी। और 10 सालों में, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था 1 मिनट पहले, 10 सालों में क्या हुआ है? 10 सालों में देश के जितने जिले हैं, वह भाजपा हो चाहे ना हो, भाजपा का 3000 स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट का भवन तैयार हुआ है। उसमें 2 मंजिला 3 मंजिला भवन तैयार हुआ है। अगर 10 सालों में जो बहुत बड़ा काम किया भाजपा ने, प्रत्येक जिले में उसने यही किया कि अपना पार्टी का उसने एक भवन तैयार किया। आम जनता में महंगाई बात करिए, पेट्रोल 99 रुपये में, डीजल 90 रुपये में, किसानों का राशन वो खाद बहुत महंगी है, 50 किलो से आपने 45 किलो कर दिया। बिजली इस गर्मी में भी, मतलब आपके सीएम साहब कहते हैं ग्रामीण में 18 घंटे हो, 1 घंटे पूर्ति होती है, उसके बाद एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे 2 घंटे रोस्टिंग है। तो ये सब चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि, और मैं यहाँ पर एक बात मैं और आपसे कहूँगा कि कुछ हद तक समाजवादी पार्टी तारीफ के काबिल है, मैं कांग्रेस को होते हुए, चूँकि उन्होंने जो जगह जगह पर छोटे छोटे पावर हाउस बनवाए, उससे कुछ हद तक आम आदमी को राहत मिली। बिजली नहीं है, कोयला नहीं है, जो भी है, तो जिम्मेदार लोग, उनको तैयारी पहले से करनी चाहिए, ठीक। जो शहरों में एसी है, एक नियम बना दें कि भैया 6 घंटे 3 घंटे आपको बंद करना है, तो कम से कम ग्रामीण, हम लोग भी किसान आदमी हैं, ग्रामीण जनता है वो इतने प्रभावित नहीं होगी। कुछ ना कुछ तो आप बिजली महंगी करते जा रहे हो, बिजली चेकिंग के नाम पर आप अवैध वसूली करवा रहे हो, सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं से तो आपको एक रोड मैप बनाना चाहिए, एक विजन होना चाहिए आपके पास। आपके पास विजन है कि 2024 के पहले हम राम मंदिर बना रहे हैं, आपके पास 2024 मदरसे हम आपको अपडेट करेंगे, आपके 2024 हम चुनाव जीतेंगे, हम राज करेंगे, ये विजन है। तो आपको ये विजन भी होना चाहिए कि आम जनता को कोई तकलीफ ना हो। अच्छा, इन सवालों की फेहरिस्त जो हमारी है, सवाल जो थे उनमें मैं आखिरी सवाल ये लेकर के चलूँगा, उसमें 1-2 सवाल जोड़ूंगा भी। पहला तो ये है कि आपने देश के प्रधानमंत्री की खूबी बताई, अब आप अपनी ही पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, आज उनका जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उनकी कमजोरी क्या है? कोई एक कमजोरी जो आपको लगता है कि उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है और वो उनके जो राजनीतिक भविष्य है उसमें वो खलल पैदा कर रही है, एक तरीके से बाधा है, बन रही है वो। ये दूसरी चीज़, राहुल गांधी के साथ में एक चीज़ ये जुड़ करके आती है हमेशा कि वो इंग्लिश में तो बहुत फ्लुएंट हैं जी,
इंग्लिश का स्पीच अगर उन्हें देना है तो वो बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर करते हैं, कनेक्ट भी कर ले जाते हैं। लेकिन जहाँ बात हिंदी की आती है तो वहाँ उस तरीके से वो स्पीच नहीं दे पाते, भाषण नहीं दे पाते, बोल नहीं पाते, जिससे क्या होता है कि पब्लिक उनसे उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाती। और जब पब्लिक आपसे कनेक्ट नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से वो आपको उस तरह से नहीं लेगी जैसे लेना चाहिए, क्योंकि आपको तो मास लीडर बनना है जी। ना। कल की डेट में हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, मेरे को भविष्य वक्ता नहीं, हो सकता है आपके सामने ऐसी स्थिति बन जाए कि आप देश के प्रधानमंत्री हों, तो आपको तो कनेक्ट होना पड़ेगा। इसको सबसे पहले प्रश्न का जवाब आपने पूछा कि हमारे नेता की कमजोरी क्या है। देखिए, वो एक बूढ़ी माँ के बेटे हैं, ठीक। मुझे लगता है जो मैंने देखा अभी भारत जोड़ो यात्रा, सबसे बड़ी बात, मतलब हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग पैदल जाते थे, उन्होंने साबित करके दिखा दिया 2022-23 में, जिसके आगे पीछे कम से कम 100 रेंज रोवर, पीछे मर्सिडीज का एक जत्था लग सकता था। उसने कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा चालू की। मैंने आपसे कमजोरी पूछी थी, सुनिए आप सुनिए, मैं कमजोरी बताता हूँ। उस बीच में जब उनकी माता जी उनके साथ रहीं, ठीक, तो देखिए एक बेटे का अपने माँ के प्रति जो लगाव रहा कि आप पैदल मत चलिए, जाड़ा बहुत है यूपी में। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा उनके अपने परिवार के प्रति, और देश को भी वो अपना परिवार ही मानते हैं। जब देश में कुछ गड़बड़ होती है, देश में को लगता है कि देश गलत हाथों में है या देश के कुछ फैसले ऐसे हैं जो नुकसान करेंगे, ठीक, तब उनका मन विचलित होता है। बाकी वो किसी भी प्रकार की हम लोग की नजर, मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, सिपाही हूँ एक उनका, मुझे नहीं लगता कि हमारे नेता कहीं से कमजोर हैं, कोई कमजोरी नहीं उनके। दूसरा क्या था? दूसरा ये था, मैंने कहा था कि राहुल गांधी इंग्लिश हाँ, में, देखिए हमारे नेताजी जो है, स्वाभाविक है उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, पिताजी उनके प्रधानमंत्री थे, ठीक। उनकी शिक्षा जहाँ तक मुझे जानकारी है सेंट कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में हुई, ठीक, और जिसका इतना बेहतरीन शानदार पारिवारिक और राजनीतिक इतिहास रहा होगा, स्वाभाविक वो विदेश में भी पढ़ेगा। इंग्लिश में बोलते हैं तो आपने कहा कि बहुत अच्छे से बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तो बहुत, कम से कम टेलीप्रॉम्प्टर लगा के तो नहीं बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ, ठीक है। क्या इंदिरा गांधी विदेश में नहीं पढ़ी? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश में नहीं पढ़े? क्या वो इंग्लिश नहीं बोल लेते थे? बिल्कुल। क्या वो हिंदी में, आप महात्मा गांधी क्या जी नहीं? जी 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 मगर ऐसा नहीं कह सकते आप हमारे नेता के प्रति कि वो हिंदी नहीं बोल पाते हैं। ये तो बिल्कुल अपने अमेठी के लोगों से वो हिंदी में बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये एक सवाल है कि ऐसा लोग कहते हैं जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक जो हैं, जो चुनाव दर चुनाव मतलब फॉलो करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी हैं एक प्रमुख चेहरा है, तो वो क्या बोल रहे हैं मंचों से, हिंदी में क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, तो उसको वो बारीकी से उस पर नजर रखते हैं। ये उनका मतलब ऐसा मानना है कि अगर इस चीज में कमी है राहुल की। देखिए मैं कहूँगा शब्दों के चयन को लेकर, ठीक, मैं मान सकता हूँ कि हमारे नेता कहीं ना कहीं हो सकता है एक दो मौके पर वो कमजोर पड़े हों, मगर ऐसा है नहीं बिल्कुल। देखिए राजनीतिक जीवन, व्यवसायिक जीवन और कार्यकर्ताओं के प्रति हमेशा जब भी वो रहे तो बहुत ही नॉर्मल उन्होंने हिंदी में भी बात की। हाँ, दो चार बयान कभी डिस्टर्ब हो गए हों तो मैंने कहा ना, शब्दों के चयन को लेकर हमसे आपसे भी मानवीय त्रुटि हो जाती है। वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, बिल्कुल वो राष्ट्रभक्त हैं, देश में उनका जन्म हुआ है, तो ये तो प्रश्न चिन्ह है ही नहीं कि वो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, बोल लेते हैं, उस पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। आज हमारे इस खास कार्यक्रम सम्मुख में थे हमारे साथ श्री दीपक वर्मा जी। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जनता को आप अपनी ओर से कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा पूरा सबसे पहले संदेश है, एक अनुरोध है आप लोगों से। सबसे पहले हमारे नेता को बधाई एक बार फिर आपके माध्यम से। महमूदाबाद की सम्मानित जनता अगर हमको सुन रही है या देख रही है तो सबसे पहला आपसी बैर को मिटाइए, धर्म के नाम पर वोट मत दीजिए, और जो कहीं भी जो भी आपका प्रतिनिधि है महमूदाबाद के हित की बात करे, हमेशा आप साथ उसी का दीजिए। पार्टी कोई भी हो, मैं फिर कह रहा हूँ, अपने कांग्रेस पार्टी का होने के बावजूद भी पार्टी कोई भी हो, व्यक्ति अच्छा होना चाहिए जो महमूदाबाद के लिए ही महमूदाबाद की बात करे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।